हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं माइनर बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब आपको मिल पाएगा। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि पार्ट 3 है कक्षा 10वीं का। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हम पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। ओके, और पार्ट 3 से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने ग्राफ के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। भाई ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए उसके ब्याह पर यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए थे, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और वो भी किसके, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलो भाई, उसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने के मान को निकाला था, और के का मान भी किस तरीके से, जो हमारे जो दो समीकरण होते हैं उनके नेचर के हिसाब से, यानी वो दो समीकरण हमारे जो रेखाएं जो थी वो समांतर है, प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती है, उसके आधार पर हमने देखे थे के मान किस तरीके से निकाले जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 नंबर का आएगा या फिर MCQs में आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज और कुछ नए पैटर्न को लेके आए हैं। नया पैटर्न क्या है, जिसमें कि आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट पूरा लिखा रहता है, उससे हम समीकरण बनाते हैं और फिर उसका हल करते हैं, और उस तरह के क्वेश्चन ये तो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप आखिर तक जरूर बिल्कुल साथ में बने रहिए भाई, मजा आने वाला है। देखते हैं भाई क्वेश्चन किस किस तरीके के हैं। चलो भाई यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, और इससे पहले के 12 क्वेश्चन हम पिछले 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 13वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है यदि 37 पेन व 53 पेंसिल की कुल कीमत 320 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन है और पेंसिल है, दोनों की कीमत थोड़ी अलग अलग ही होगी। तो इसने ये कहा है 37 पेन खरीदे हैं और 53 पेंसिल खरीदा है, और इसको खरीदने में उसे 320 रुपये लग गए। चलो भाई भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने कहा है जबकि 53 पेन और 37 पेंसिल को खरीदने के उसे 400 रुपये लग गए हैं, तो एक पेन व एक पेंसिल की कीमत अलग अलग कीमत ज्ञात करनी है। तो भाई ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ हम करते हैं भाई इसका हल। तो हमने लिखा है यहाँ पर भाई हल। इसमें सबसे पहले लिखेंगे भाई माना। क्या माना है भाई हमने, माना जो हमारे पास पेन है, पेनों या फिर पेन सिर्फ लिखेंगे, जो पेन है की कीमत, भाई पेन की कीमत को हमने मान लिया है ₹X। भाई X रुपये हमने मान लिया पेन की कीमत को। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम देखते हैं भाई पेंसिल जो है, ठीक है, जो पेंसिल है, पेंसिल की कीमत जो है इसको हमने मान लिया रुपीज़ में Y। भाई इतनी चीज़ हमने मान ली है, डन, कोई तो दिक्कत नहीं इसमें। चलो भाई ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। भाई क्या कह रखा है, भाई 37 पेन है, 37 पेन है, अब पेन की कीमत क्या है, X है। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लो कि कोई भी वस्तु, जैसे कोई पेन है, वो आपको दिया हुआ है भाई 20 रुपये का पेन है, और आपको कहा जाए 5 पेन खरीदनी है, तो कितने होगा भाई, 5 को 20 से गुना करोगे 100 रुपये आएगा। यानी कैसे निकाला टोटल प्राइस, तो भाई जितनी इसकी कीमत है और जितने पेन है उसको आपस में गुना किया, तभी कुल प्राइस आएगा। वैसे ही यहाँ पर किया गया है, इसने कहा है 37 पेन खरीदे हैं और एक पेन की कीमत क्या है, X रुपये है, तो 37 को X से गुना करेंगे, डन। वैसे ही हम क्या करते हैं, प्लस में इसने कहा है 53 पेंसिल है, तो 53 लिखा हमने, और पेंसिल कितना है, Y से गुना करा, और बराबर में हमारे पास आ रहा है 320 रुपये। चलो भाई ये चीज़ आ गई, 320 रुपये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्या है, अगले क्या रखा है, 53 पेन खरीदा गया है, तो 53 पेन लिखा हमने, 53 पेन लिख दिया हमने, और प्लस में 37 पेंसिल है, भाई 37 पेंसिल कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद 53 पेन और 37 पेंसिल है, इन दोनों को लिखने के बाद टोटल कीमत आ रही है 400 रुपये। भाई 400 रुपये कीमत आ गई है। अब इसको हल करना है भाई, इसको हल करना है, कैसे हल करें, तो इसको हल करने के लिए हम आते हैं भाई किस में, तो भाई विलोपन विधि में आ जाते हैं। विलोपन विधि से आराम से सॉल्व हो सकता है, तो भाई उससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इसमें विलोपन विधि में क्या करना होता है, दोनों चीज़ों को बराबर करना होता है। कोई भी जो दो हैं उनको या फिर X बराबर करो या फिर Y बराबर करो। तो उसको बराबर करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं तो बराबर करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, तो भाई कैसे बराबर किया जाए, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, समीकरण, भाई समीकरण का पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 और 2, ठीक है ना। भाई यहाँ पर समीकरण 1
में से एक में से घटाया गया 2 को। अब देखो हो क्या रहा है, मेनली ये कि भाई मुझे तो बराबर करना है। तो देखो एक तरीका है कि 53 से इसको गुना करो, 37 को इससे गुना करो, भाई ये तरीका है, ठीक है। लेकिन हमें आप यहीं पे देख सकते हो भाई 53 से इसे गुना करना भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और 53 से इसे ही नहीं गुना करना, इसको फिर 53 को इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 37 को इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, तो भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई क्या करा जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरे को घटाते हैं, वहां से एक समीकरण मिलेगी और वो बड़ी ईजी से मिलेगी। और वो कैसे देख सकते हैं भाई, एक में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो 37 में से 53 गया, कितना बचेगा भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो -16x बचेगा, ठीक है। 53 में से 37 गया तो ये 16y बचेगा। और यहाँ की बात करें 320 में से 400 गया तो ये -80 बचेगा, भाई -80 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ से हम देख सकते हैं 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैंने 16 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया -x प्लस में y बराबर में -80 है, ठीक है। इस 16 को इधर लेके आएंगे तो 16 पंचे 80, 5 पर कट रहा है तो भाई हम देख लिया भाई -x प्लस में y बराबर में -5। ये समीकरण 3 आ गई है, ठीक है। और इसको अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों समीकरणों को घटाया और एक छोटी सी समीकरण बना दी। अब देखो इजी हो रहा है। अब हम एक और तरीका करते हैं, क्या भाई, हमने क्या किया, समीकरण 1 तथा 1 को 2 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा गया, जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, इन दोनों को जोड़ा तो 53 और 37 जोड़ा तो 80 आएगा, तो लिखा है यहाँ पे मैंने 80x, ठीक है भाई। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 80y हो जाएगा, तो 80y लिख दिया, ठीक है। और बराबर में हमारे पास आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 3 7 मतलब 720 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो 80, तो 80 ले लिया हमने। ये आ गया हमारा x प्लस में y बराबर में 720 आ चुका है, ठीक है। इस 80 को जब नीचे लेके जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं x प्लस में y बराबर में 720 बटे में 80 आ गया है, और 0 से 0 कट गया, और 8 निम 72 9 पे कट रहा है, यानी हम यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई कितना आ गया भाई, 9 आ गया, और ये समीकरण चौथी आ गई। अब मुझे बताओ भाई, इन दोनों को समीकरण को हल करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आपके सामने जो x प्लस वाई है और x माइनस वाई मतलब -x प्लस वाई है, इन दोनों को हल करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, लिखा हमने क्या, समीकरण 1 तथा 2 में हमने लिखा भाई, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 ने 3 तथा 4, 3 तथा 4 से, ठीक है भाई। समीकरण 3 और 4 को जब मैंने लिखा तो ये आ रहा है -x प्लस में y बराबर में कितना था भाई, -x प्लस में y बराबर में -5 था, तो -5 लिखा हमने, ठीक है भाई, -5 लिख दिया। और दूसरा है x प्लस में y बराबर में 9 है, तो 9 लिख दिया भाई, 9 ही था ना, तो भाई बिल्कुल 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब इन दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ता हूँ, दोनों समीकरण को जोड़ा गया है, ठीक है, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो -x प्लस में x जुड़ेगा तो क्या होगा, तो ये कट जाएगा भाई, -x प्लस x क्या होता है, 0 होता है, तो कट गया। अब यहाँ y और y कितना होता है, तो 2y होता है, ठीक है। और यहाँ की बात करें 9 और -5 जुड़ेगा तो ये 4 बचेगा, और यहाँ से y का मान कितना आ गया, 4 बटे 2 है, इसको मैंने काट दिया 2 पर, और y का मान 2 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, y का मान 2 आ गया। इस y के मान 2 को उठाकर किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो इसको उठा के मैं मान लो इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 बराबर में 9 है, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो भाई 7 आ गया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x 7 है और y 2 है। अब यहाँ पे क्या था, x 7 मतलब पेन 7 रुपए का है, और y 2 मतलब पेंसिल 2 रुपए की है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तब पेन जो है की कीमत ₹7 है, ठीक है भाई, तथा जो पेंसिल है की कीमत ये है ₹2 है। भाई ये दोनों हमें ज्ञात करना था ना अलग अलग, तो भाई वो ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको हमने कैसे किया है वो देख लेना, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन जो इसमें आते हैं ना, वो आते हैं आपके टाइम वेस्ट करवाने वाले, कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। देखो इसमें भी आप अगर विलोपन विधि से करते, 37 से गुना करते, 53 से गुना करते, तब भी होता क्वेश्चन, ऐसी बातें नहीं होता, तब भी होता। लेकिन तब क्या होता, तब उस कंडीशन में आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है किसमें, गुना करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं
अपने एग्जाम में कि जो आपके टाइम बर्बाद करें, इजी दिखेंगे लेकिन टाइम बर्बाद करें, तो आपको उससे बचना है और इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं कि हम इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसका ले लिया, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज करता हूं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा भाई एक आदमी के बटुए जो उसका पर्स है में केवल 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अरे बड़ा गरीब है, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होगा, पुराने ज़माने की बात हो रही होगी। चलो भाई ठीक है, पुराने ज़माने में 20 पैसे 25 पैसे चलते थे, आजकल नहीं चलते। आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा 1 रुपये से कम तो कुछ चलता ही नहीं है, ठीक है। तब पैसों में भी चला करता था। चलो भाई फिलहाल हम इस पे कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई यहाँ पर कहा है 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इतना तो आपको पता होगा भाई, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। नहीं पता तो जान लो कि भाई 1 रुपये में भाई ₹1 की बात करें तो इसका मतलब होता है इसके अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 100 पैसे होते हैं, ये याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। अब पहले जो सिक्के चला करते थे वो 20 पैसे और 25 पैसे के भी सिक्के चला करते थे, तो उस तरह के सिक्के इसके बटुए में थे, ठीक है भाई। अब इसमें कहा गया यदि उसके बटुए में कुल 50 सिक्के हैं, टोटल 50 सिक्के हैं बटुए में। अरे वाह, सिक्के ही रखता है बस, चलो कोई नहीं, 50 सिक्के उसके बटुए में हैं तथा सभी को मिलाकर कुल धनराशि कितनी है? 11 रुपये 25 पैसे है। देखो 11.25 रुपये लिखा हुआ है, 11.25 रुपये लिखा हुआ है। इसको अगर पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो जो 25 लिखा है ना, ये 25 आपका पैसे हो जाता है, ठीक है भाई। 11 पूरा है 0.25 रुपये है, ये रुपीज़ है, ठीक है, ये रुपये है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर 11 तो कंप्लीट है और ये कितना है? 0.25 रुपये है, और आपको पता है 1 रुपये 100 पैसा होता है, तो यहाँ पे 0.25 कितना होगा? तो ये इसी को कहा जाता है 25 पैसे, ठीक है भाई। यानी इस हिसाब से कहा जाए इसके अंदर टोटल कितने पैसे हो गए, तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 11.25 को अगर मैं 100 से गुना कर दूँ तो ये आ रहा है 1125, इतने पैसे हैं इसके पास, ठीक है ना। यानी बटुए में पैसों में कहा जाए तो 1125 पैसे उसके पास हैं टोटल, ठीक है। चलो भाई, अब इसने कहा है तो उनके बटुए में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, मतलब उनके जो बटुए में हैं 20 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के, ये बताना है। अब बोलोगे सर बटुआ उसका, पैसे उसके, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? भाई नंबर हमें लाने हैं तो कैलकुलेट हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर तो हमें एग्जाम में खुद ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट हमें ही करना होगा तो करना पड़ेगा। ओके भाई, देख लेते हैं भाई कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर हल की बात करते हैं। तो हल में जैसे कि हमने देखा कि भाई 20 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने लिख दिया, 20 पैसे के सिक्कों या सिक्के की संख्या ये हमने मान लिया भाई कितना है भाई, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने देख लिया भाई 25 पैसे के सिक्के की संख्या, इसको हमने मान लिया y, ये हमने मान लिया है, ठीक है, कि 20 पैसे कुछ x हैं और 25 पैसे x हैं, ठीक है। जैसे 10 सिक्के 20 सिक्के कुछ तो सिक्के होंगे, तो भाई x और y मान लिया है। अब हमें पता है टोटल सिक्के 50 है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कुल 50 सिक्के हैं, यानी कि अगर x और y को जोड़ा जाए तो ये आएगा भाई 50 आएगा भाई, ये तो टोटल 50 सिक्के दे रखे हैं, डन। उसके बाद क्या है, अब हमें पता है 20 पैसे के अगर मान लो 2 सिक्के होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 20 दूनी 40 पैसा हो जाएगा। 20 पैसे के 10 सिक्के होते हैं तो क्या होगा, 20 को 10 से गुना करेंगे 200 पैसे हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। यानी कि उसको आपस में गुना कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना होगा। तो वही चीज़ अगर x सिक्के हैं 20 के तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल अमाउंट इसका 20x होगा। अगर y सिक्के हैं 25 वाले तो ये 25y हो जाएगा, और ये टोटल मिला के हमें पता है 11 रुपये 25 पैसे आ रहे हैं, और आप लोगों को पता है 11 रुपये 25 पैसे को 100 से गुना करेंगे तभी वो टोटल पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 1125 पैसे हो गए। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को हल करना है तभी x का मान निकलेगा। भाई 2 समीकरण आ गए, उसको हल करो, x का मान आपके सामने आ जाएगा, और x का मान अगर आपके सामने आ गया, इस कंडीशन में हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। भाई वही तो ज्ञात करना था, x का मान मतलब 20 पैसों की संख्या आ जाएगी और y का मान मतलब 25 पैसों की संख्या आ जाएगी, यही होगा। चलो भाई, अब देखो जब भी आपके सामने समीकरण आए तो उसको देखना है क्या उसे हम छोटा कर सकते हैं, और वो कैसे, तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो भाई कुछ तो आ रहा है, क्या 5 कॉमन आ रहा है। मैंने 5 कॉमन ले लिया तो 5 चौक 20 आया, प्लस में 25 के लिए 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5y आ गया, इधर कर सकते हैं 1125 आ गया। इस 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 से इसको भाग किया तो ये क्या आ सकता है
4x प्लस में 5y और यहाँ पर लिख सकते हैं 1125 और बट्टे में 5 है, तो इसको मैंने भाग किया तो ये कटेगा भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, मतलब 225 आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया हमारे पास। यानी अब जो दो समीकरण आएगी, ये तो आपको समझ में आ गया हो कैलकुलेशन, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया भाई पहली समीकरण जो आई है वो क्या आई है, x प्लस में y बराबर में 50 आया है। ठीक है, दूसरे समीकरण की बात करें तो 4x प्लस में 5y बराबर में 225 है, मतलब 4x प्लस में 5y बराबर में 225 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, विलोपन विधि से इसको हल करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें x में x को बराबर कर लें या y को बराबर कर लें। तो भाई मैंने मान लिया x को बराबर करेंगे, तो क्या करें भाई, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 4 से गुना किया, इसको 1 से गुना किया, तो अब क्या होगा, 4 से गुना करते आप देख पाओगे भाई ये 4x हो जाएगा प्लस में 4y हो जाएगा बराबर में 200 हो जाएगा। भाई 4 को इससे गुना किया तो 200 आएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो ये 4x आएगा प्लस में 5y आएगा और बराबर में 225 आएगा। चलो भाई ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, 1 में से 2 को घटाया गया, घटाने का मतलब मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। जब भी दो समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले जो समीकरण होते हैं उसके साइन बदल दो नीचे। ठीक है, चलो भाई 4 में से 4 गया तो कट गया, 4 में से 5 गया तो माइनस y बचेगा, ये भी ठीक है। अब 200 में से 225 घटाओगे तो कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो भाई ये नीचे वाली संख्या माइनस में है और बड़ी है, तो भाई माइनस में ही आंसर आएगा। तो भाई माइनस में कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल और y का मान आ गया 25। ठीक है भाई, y का मान 25 आ गया। इस y के मान 25 को उठा के किसी भी समीकरण में रखते हैं, पहले में दूसरे में किसी में रख देते हैं, तो इसको उठा के इसमें रखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें जब रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस में 25 बराबर में 50 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाला तो x का मान कितना आ गया, इस 25 को उठा के उधर भेजेंगे तो 50 माइनस में 25 आ गया और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि भाई 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, दोनों के 25-25 सिक्के हैं, तब जाके टोटल अमाउंट आपका 11 रुपये 25 पैसे आ रहा है। क्या इसको चेक कर ले, इसको चेक किया जा सकता है? तो चेक करना अगर आपको हो तो क्या करना, इन दोनों को इन समीकरण में डाल के देखना क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई देखो x 25 और y 25 को मैंने यहाँ पर रखा, तो 25 और 25 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, 50 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। इसको यहाँ पर डाल के रखोगे तो इसमें भी देखते हैं क्या ये आ रहा है। तो भाई मैंने क्या किया, 20 को x मतलब 25 से गुना किया, प्लस में 25 को क्या है हमें 20 को 25 से किया और 25 को भी 25 से करते हैं, और ये मिला के हमारा 1125 आना चाहिए था। देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको गुना किया तो ये 500 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या तो 625 पैसे आ रहे हैं, इनको जोड़ा तो भाई ये 1125 ही आ रहे हैं, और यही राइट साइड में था, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करना है, आपका जैसे ही आंसर निकले उनको अगर आपको चेक करना है, अगर थोड़ा सा शक होता है कि भाई कहीं गलती तो नहीं है, तो आप इन दोनों को हम ये जो दो समीकरण है उसमें रख के देख लेना क्या बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका समीकरण, आपका जो आंसर है वो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो चलो यहीं पर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखता भी है, इसको ये चीज़ तो चेक तो नहीं करनी थी लेकिन लिखना था। क्या लिखना है भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम 20 पैसों के पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है भाई, 25 है। ठीक है भाई, या फिर बराबर में ही लिख देता हूँ, इसके बस में बराबर में लिख देता हूँ 25 है। ठीक है, अब यही कहा जाए 25 पैसों की संख्या के बारे में, तो ये भी कितना है, तो ये भी 25 है, और यही इसका आंसर है। ये आंसर आ चुका है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हुए तो भाई फंस जाओगे इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन ये कर लिया है, जैसे कि आपने एक वीडियो देख ली है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। भाई कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या क्या होती है इसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 36, ये 2 अंकों की संख्या है, इसमें ये पहला अंक है और ये दूसरा अंक है। ठीक है भाई, अब इस 36 को अगर 2 अंकों में अलग अलग लिखा जाए तो क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा है ये x है और ये y है।
ठीक है। तो ये x और y है, तो कैसे लिखा जाए, तो दो अंकों की संख्या बनेगी कैसे, क्या x और y को गुना कर दिया जाए, मतलब इस 36 को क्या मैं x y लिखूंगा तो ये आ जाएगा 36, तो नो, x और y का मतलब होता है ये आपस में गुना में है, यानी इसको कैसे लिखा जाए, तो आपको पता है इसको कहा जाता है ये इकाई संख्या और ये दहाई संख्या है। ये था भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो पढ़ाई हुआ होगा, ठीक है। तो भाई इकाई है, जिसे हिंदी में इंग्लिश में वंस कहते हैं और टेंस कहते हैं, ऐसा होता है। तो भाई इकाई है तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, जैसे ये दहाई है तो इसको करेंगे 3 गुने में 10 प्लस में 6, इस तरह से फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो 2 अंक वाली संख्या उसके अंक अगर x और y हैं, पहला x और दूसरा y है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखा जाएगा भाई 10x प्लस में y, यानी 2 अंक वाली संख्या हमेशा 10x प्लस y की फॉर्म में होगी, और वो भी कब, जब वो संख्या कितनी है, x y है, ठीक है। जब वो x y है तो उस कंडीशन में वो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10x प्लस में y होगा। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, भाई इसी के अकॉर्डिंग कैसे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। माना 2 अंकों की संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या को हम मान लेते हैं, भाई क्या माना है हमने, तो हम यही मानेंगे जो हम यहाँ देख पा रहे हैं 10x प्लस y, यही मान लेते हैं भाई, इसी फॉर्म में ही होगा तो यही मानेंगे। चलो भाई ठीक है, हमने मान लिया 10x प्लस में y, ठीक है, ये मान लिया। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है भाई, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों के योग की बात किया जाए तो क्या है भाई, x और y यही अंक है, जैसे कि मैंने बताया था 36 था और इसी को हमने x और y लिया था, जिसे हम 10x प्लस y ले रहे हैं, यानी इसमें अंक क्या है, ये 3 है और 6 है, तो इनके योग की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर x और y दोनों के योग की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर x और y पर प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है भाई, x प्लस में y बराबर में 8 दे रखा है भाई, दो क्या रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो 28 8 है, तो वो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब उसके बाद कह रहे हैं यदि उस संख्या तथा उसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यानी कि क्या हो रहा है, जैसे ये 36 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 63 नहीं हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पर क्या रखा है, यदि उस संख्या, मतलब उस संख्या क्या है जो ये संख्या मानी हुई थी, तथा उसके अंकों के स्थान को परस्पर बदलने पर, बदलने मतलब इसको उल्टा किया, 10y प्लस x कर दिया गया है, ठीक है भाई, बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर जो है वो 18 है, लिख देते हैं भाई पहले संख्या थी हमारे पास 10x प्लस में y था, ठीक है। अब इसके अंकों को हमने बदला है, बदला कैसे है, तो अब लिख दिया है 10y प्लस में x लिख दिया है भाई, ये लिख दिया हमने, ठीक है, 10y प्लस में x लिख दिया है। अब इसका अंतर, भाई 2 संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं भाई, जैसे कि बताया जाए भाई 7 और 4 में अंतर कितना है, तो 7 और 4 में उसको घटाते हैं तो 3 का अंतर होता है, यही होता है। तो भाई अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया तो उनका अंतर आ जाता है, या फिर कोई भी 2 संख्याएं उनका बीच का अंतर निकालना है, मतलब घटा दो बस। तो भाई यहाँ पर भी अगर मैं इसका अंतर निकाल रहा हूँ तो घटाना ही पड़ेगा, तो मैंने इसको घटाया और बराबर में लिख दिया 18, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इनका अंतर जो है वो 18 है, ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या है, तो उस संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। यहां से हम देख पा रहे हैं पहला समीकरण तो हमारे पास आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड समीकरण भी आएगा और उससे फिर आंसर निकलेगा। देखो कैसे आएगा, तो भाई मैंने इसको लिखा 10x प्लस में y माइनस में 10y और माइनस में x बराबर में 18 आ रहा है भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 10 आएगा और माइनस x आएगा, डन। चलो भाई ठीक है, अब 10x में से 1x गया तो क्या बचा, 9x बचा है, 10y में से 1y गया तो माइनस 9y बचा है और बराबर में 18 है। इसमें से 9 को हमने कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा x माइनस में y बराबर में 18 आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ चुका है, ओके। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई इस 9 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई x माइनस वाई बराबर में 18 बटे में 9 आ रहा है और 9 दूनी 18 ये कट जाएगा और x माइनस वाई बराबर में 2 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया, यानी हमारे पास समीकरण 1 ये आई थी और समीकरण 2 ये आया है, ठीक है, ये आ चुका है। अब इन दोनों को हल करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगाते हैं और आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखा हमने समीकरण 1 में जोड़ा गया है 2 को, भाई दोनों को जोड़ दिया गया क्योंकि हम देख पा रहे हैं y प्लस का और y माइनस का है, इसको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। भाई लिख के मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे x प्लस में y बराबर में 8 है और x माइनस में y बराबर में 2 है, ये चीज़ आ गया,
डन। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई, इनको दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ता हूं तो x और x 2x आएगा, और y में माइनस वाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो भाई इसको काट दिया हमने, और ये 0 हो गया। इधर की बात करें जोड़ा तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं x निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, तो 10 बटे में 2 आ जाएगा, और 2 से 10 कटा 5 आएगा, और x का मान 5 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, x का मान 5 आ चुका है। अब इस x के मान 5 को हम किसी भी समीकरण में रख दें। किस में रखे भाई, समीकरण 2 में रखे कि 1 में रखे, किसी में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और x का मान क्या है, तो x का मान 5 है, उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 हमारे पास वो दिखा हुआ है, तो हमने लिखा भाई 5 माइनस में y बराबर में कितना लिखा हुआ है भाई, 2 है। चलो ठीक है, 2 लिख दिया। इस y को उठा के उधर भेजा तो भाई प्लस का y होगा, 2 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये आएगा 3 बराबर में y, और यहाँ से हमें दिख पा रहा है y का मान 3 आ गया और x का मान 5 आ गया। क्या हमें एक्स वाई निकालना था, कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी थी जो 2 अंक वाली संख्या थी, वही वो 2 अंक वाली संख्या ज्ञात करनी थी। और हमने क्या माना था 2 अंकों की संख्या, तो ये माना था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या भाई, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या जो है वो क्या मानी थी हमने, वो था हमारे पास 10x प्लस में y था, ठीक है भाई। अब इसी में देखो 10 तो 10 हो गया, और x की बात करें तो x कितना है, तो x हमारे पास 5 है, तो हमने लिखा 5, ठीक है। और y की बात करें, y 3 है तो 3 लिख दिया। अब हम देख पा रहे हैं कितना आ गया भाई, 53 आ गया भाई, 53 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है इसको हम चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास 2 समीकरण बनी थी उससे चेक करेंगे। इस समीकरण में हमें कहा गया था क्या, कहा गया था भाई दोनों अंकों का योग 8 होना चाहिए, तो हमारा आंसर आया 53। अब 53 में 5 और 3 2 अंक, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, तो भाई बिल्कुल 8 आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, अगर इस संख्या को बदला जाए, मतलब पलटा जाए, तो पलटने पे इनका अंतर जो है 18 आएगा। इसको पलटेंगे तो ये माइनस में 35 आएगा भाई। इसमें से अगर 35, 53 को उल्टा किया तो 35 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या 18 आ रहा है, तो बिल्कुल 18 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो 53 आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि भाई 2 अंकों वाली संख्या इस तरीके से सॉल्व की जाती है। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 16 है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं भाई 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। यानी ये क्वेश्चन भी 2 अंकों की संख्या वाला है। तो पहले तो हम मानते हैं, इसमें मानेंगे क्या, तो भाई पहले मैंने लिखा हल, और इसमें यहां पर लिखा भाई माना। भाई माना की कंडीशन में आते हैं भाई 2 अंकों की संख्या, 1 मिनट, 2 अंकों की संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या माना मैंने वो है 10x प्लस में y। भाई ये हमने मान लिया ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन में कहा है 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये जो संख्या पहले तो ये थी 10x प्लस वाई, इसके स्थान को बदलना है। बदलने का मतलब क्या है, जैसे कि पहले था 36 और उसको कर दिया 63। भाई क्या किया गया, दोनों के स्थान को बदल दिया गया। भाई 3 6 को 6 3 कर दिया गया, तो भाई बदल गया। वैसे ही यहाँ पर इन संख्याओं को बदला गया है, यानी 10x प्लस वाई है तो इसको कर दिया 10y प्लस x कर दिया है, ठीक है। अब इसने कहा है इन दोनों संख्याओं का परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्याओं का योग। मतलब योग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ा गया है। तो जोड़ने की बात करें तो इसको जोड़ा और जोड़ने पर आ रहा है 110। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका ब्रैकेट खोलते हैं 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x बराबर में 110 आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे 10x और x मिलके 11x आ गया, ठीक है भाई। और y और 10y मिलके 11y आ गया और बराबर में 110 है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 हमने कॉमन ले लिया। ये आ गया x प्लस में y बराबर में 110 आ गया। अब यहाँ पर x प्लस में y कितना हो जाएगा, ये आ गया 110 बटे में 11,
इस 11 से इसको काट देंगे और ये आ जाएगा 10। चलो भाई ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक समीकरण हमें मिल चुकी है, और वो समीकरण क्या मिली है यहाँ पे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई x प्लस में y बराबर में 10 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है x प्लस वाई बराबर में 10। ये पहली समीकरण यहाँ तक की कंडीशन में हमने खत्म कर लिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रखा है, यदि पहली संख्या से 10 घटाया जाए, मतलब पहली संख्या का मतलब है जो संख्या हमारे पास है इसमें से 10 घटाया जाए, यानी हमने लिखा 10x प्लस में y, इसमें से 10 घटाया गया है, तो क्या होगा, तो भाई प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब क्या है भाई, इसके अंक है x और y, तो इसके अंकों का योग जो है, ठीक है, अंकों के योग के 5 गुने से 4 ज्यादा है। 5 गुने से 4 ज्यादा मतलब इस अंकों के योग को थोड़ा सा मैं लिखता हूं, 5 गुना कर दिया मैंने, ठीक है, और इससे 4 ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी जो पहली संख्या थी उसमें से 10 घटाओगे तो इसके अंकों के योग के 5 गुने से 4 ज्यादा है, जैसा कि यहां पर कह रहा है। एक बार और पढ़ के आपको बता देता हूं, यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या, पहली संख्या के प्राप्त जो संख्या है वो पहली संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई के 5 गुना से 4 अधिक है। भाई 5 गुना से 4 अधिक है, ये हमने लिख दिया, डन। अब यहां से समीकरण बनेगी, कैसे बनेगी, तो भाई इसमें हमने देखा भाई 10x प्लस में y माइनस में 10, इसको अंदर गुना किया तो ये आ रहा है 5x प्लस में 5y और प्लस में 4 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे, अचर संख्या को उधर ले जाएंगे तो 5x को इधर लाएंगे तो 10x माइनस में 5x आएगा, प्लस में y माइनस में 5y आएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 10 प्लस में 4 आ जाएगा। भाई ये आ गया। ठीक है भाई, 10 को उधर भेज दिया और वहाँ के xy को इधर लेके आ गए हैं। अब यहाँ हमने देखा 10 में से 5 गया तो 5 ही बचा। ठीक है भाई, अब y में से 5y गया तो भाई 4y बचा है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 14, भाई ये चीज़ आ गया, और ये समीकरण 2 आ गई है और ये समीकरण 1 आ गया है। भाई ये 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी है, इनको हम हल करेंगे तभी हमारा x और y का मान निकल पाएगा। ओके, चलो भाई देखते हैं कैसे निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ हमने देखा भाई x और y समीकरण 1 तथा 2 में, भाई इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। तो लिखा तो हमने क्या देख पा रहे हैं भाई, x प्लस में y बराबर में 10 है और 5x प्लस माइनस में 4y और बराबर में 14 है। भाई ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए, तो भाई यहाँ पर अगर x को बराबर कर दें तब ये विलोपन विधि हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कैसे बराबर करेंगे, तो भाई 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 5 से गुना किया, इसको 1 से गुना किया। अब यहाँ से देखेंगे भाई, यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास क्या बनेगी, भाई 5 से गुना करती है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर, भाई 5x प्लस में 5y बराबर में 50 आ जाएगा। ठीक है, अब जब गुना नहीं किया है पहले वाले में या फिर 1 से ही गुना किया है तो 5x माइनस 4y ही रहेगा। तो लिखा भाई 5x माइनस 4y बराबर में 14 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को जब हल करते हैं, मतलब इनको घटाएंगे, तो भाई घटाने का मतलब ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होगा। पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं तो नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं। तो भाई इसमें से इसको घटाया तो 5 में से 5 गया, कट गया, और ये 5 और प्लस 4 9 आ जाएगा, 9y आ गया। और इसको जब घटाया गया तो कितना आ रहा है, 50 में से 14 गया तो 36 आ रहा है। ठीक है भाई, आ गया। अब यहाँ से हम y का मान निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो 36 बटे में 9 आ रहा है, जो कि 9 चौक 36 कट गया, यानी y का मान 4 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, y का मान 4 आ गया। इस y के मान 4 को हम किस समीकरण में रखें, तो भाई समीकरण 1 में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबसे सिंपल समीकरण दिख रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखा गया। ठीक है भाई, y के मान को समीकरण 1 में रखा गया, तो y को मान को जैसे मैंने रखा तो हम देख पा रहे हैं भाई x प्लस वाई 10 है, यानी यहाँ पर लिखा हमने x प्लस में y का मान 4 है, बराबर में 10 कर दिया गया है। और x का मान कितना आ गया, तो y को उधर भेज, 4 को उधर भेजेंगे तो 6 आ जाएगा, और x का मान 6 आ गया। हमने यहाँ देखा y 4 है और x 6 आ गया। ठीक है, तब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यह 2 अंक वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम देख पा सकते हैं क्या कि भाई 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास है 10x प्लस में y, भाई यही था। और हमारे पास x का मान कितना आया है, 6, और y का मान कितना आया है, 4, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 गुने में 6 प्लस में 4,
यानी ये हमारे पास आंसर आ गया 64। भाई ये आंसर 64 आ चुका है। ठीक है, अब इस आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है। तो भाई आंसर की बात करें, क्वेश्चन में ये कहा था कि भाई क्वेश्चन में कहा था अगर इनके अंकों को बदला जाए, इनके अंकों को बदल दिया जाए तो इनका योग 110 आएगा। तो मैं इसके अंक को बदलता हूँ, यानी 64 में अगर मैं 46 जोड़ दूँ, भाई इसको अंक बदलेंगे तो यही होगा। तो ये क्या 110 आ रहा है? तो भाई बिल्कुल 110 आ रहा है। ये अगर 6 4 10 60 और 40 100 होता है, और 6 और 4 10 110 हो गया। चलो ठीक है। और क्या कहा गया था? और इसमें कहा गया था क्या, हाँ, इसमें से अगर 10 को घटाया जाए, संख्या में 10 को घटाया जाए, तो भाई यहाँ पर ये कहा गया था कि 64 जो हमारे पास संख्या आई है, इसमें से अगर 10 को घटाया जाए तो ये 5 गुना होगा इन दोनों संख्याओं के योग के, और प्लस में 4 होगा, यही कहा गया था। अब इसमें देखो भाई वेरीफाई करने पे ये कितना 54 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इधर 10 10 पचे 50 आ रहा है, और 4 54 आ रहा है, बिल्कुल बराबर। यानी हमने देखा ये आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप भाई बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ही कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन लगती है तो इसको चेक भी कर लेना। चेक करने से भाई आपका 100% श्योर हो जाएगा। ओके, यहाँ मैंने आपको चेक करना भी बता दिया और सॉल्यूशन करना भी बता दिया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो मैं इरेज कर देता हूँ इसे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दिखा हुआ है भाई 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 8 से गुना करके, मतलब यहाँ पर क्या फिर से 2 अंक वाली संख्या वाली बात है, यानी इसमें भी पहले हम मानेंगे 2 अंक वाली संख्या। ठीक है, चलो भाई मान लेते हैं। यहाँ पे हल लिखा हमने और यहाँ लिखा भाई माना 2 अंकों की संख्या। भाई 2 अंकों की संख्या को मैंने माना है, जो कि क्या है 10x प्लस में y मान लिया है। चलो भाई ठीक है, ये 2 अंकों वाली संख्या मान ली है। उसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है वो देखते जाते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है भाई 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 8 से गुणा करके यदि उसमें 1 जोड़ा जाए तो वह वही संख्या प्राप्त होती है, तथा अंकों के अंतर जो है वो 13 से, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है, जो कि हमने 10x प्लस वाई है, इसके अंकों का योग किया जाए, मतलब x प्लस वाई किया गया। ठीक है भाई, अंकों का योग किया गया, योग को 8 से गुना करा है भाई, इसके अंक के योग को 8 से गुना करके यदि उसमें 1 जोड़ा जाए, इसमें 1 जोड़ा गया तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब जो संख्या थी वही प्राप्त होती है। देख लो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया है, कि आपको बस क्या करना है, स्टेटमेंट समझना ही कहना क्या चाहता है। अब उसी के अकॉर्डिंग बस लिखते जाओ, चीजें बिल्कुल इजी हो जाएगी। क्वेश्चन में जो कहा है बस उसको पढ़ना सीखो। पढ़ना क्या है भाई, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, कि अंकों का योग, पहले भाई अंकों का योग किया मैंने, अब योग को 8 से गुना करना है, तो 8 से गुना किया करके उसमें 1 को जोड़ा गया है, तो 1 को जोड़ दिया गया, तो वही संख्या प्राप्त होती है, जो मतलब जो पहले संख्या थी वही प्राप्त होती है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ से क्या एक समीकरण बन पा रही है? तो बिल्कुल बन रही है। इसको मैं गुना करता हूँ तो ये 8x आएगा, 8y आएगा, प्लस में 1 है, बराबर में 10x है, प्लस में y है, ये चीज़ आ चुका है। इसको हम क्या करते हैं, उठा के इस साइड ले आते हैं। ठीक है, इसको उधर उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इधर आएगा तो 8x, माइनस में 10x, प्लस में 8y, माइनस में y, और इस 1 को उठा के इधर लेके जाते हैं तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 में से 10 गया, कितना बचा? तो माइनस 2x बचा। ठीक है, और 8 में से 1 y गया तो 7y बचा है, और बराबर में -1। ये आ गई पहली समीकरण। जो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ तक कह रखा था, यहाँ तक कह रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने पहला समीकरण निकाल लिया, डन। अब आते हैं इसके सेकंड समीकरण पे। सेकंड क्या कह रहा है, तथा अंकों के अंतर को, मतलब अब की बार कह रहा है अंकों के अंतर की बात कर रहा है। अंतर मतलब x माइनस वाई की बात कर रहा है। भाई अंतर यही होता है, कोई भी 2 अंक होते हैं उसका अंतर यही होगा। ठीक है भाई, अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके, मतलब यहाँ हमने 13 से गुणा किया, 13 से गुणा करके यदि 2 जोड़ा जाए, मतलब 13 से गुणा किया और 2 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं ये संख्या भी 10x प्लस में y हो रही है। ठीक है भाई, आ गया। इसको जब अंदर गुना किया तो ये देख पा रहे हैं भाई 13x माइनस 13y प्लस में 2 बराबर में 10x प्लस में y आ रहा है। इससे एक्स वाई को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, और 2 है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया, 10x को इधर लाएंगे तो 13x माइनस में 10x है। ठीक है, माइनस में 13y, और ये माइनस में y आएगा, बराबर में -2 आ गया। चलो भाई, ये आ चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई, इसमें से घटाया तो ये 3x आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस माइनस प्लस किया गया तो ये माइनस में 14y आएगा।
ठीक है भाई, ये आ गया, बराबर में -2 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या ये समीकरण बन गई, तो ये भी एक समीकरण बन गई, तो इसको भी हमने लिख दिया समीकरण 2। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इन दोनों को हम हल करेंगे और हल करके देखते हैं भाई आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में देखा जाए तो समीकरण 1 2 में मैं पहले दोनों समीकरण को लिख देता हूं। तो यहाँ पे आएगा माइनस में 2x प्लस में 7y बराबर में 1 आएगा, और यहाँ पर सॉरी 1 नहीं -1 है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 3x है, माइनस में 14y है, और ये बराबर में -2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें एक चीज़ को बराबर करना है, किसको बराबर करें, तो भाई 3 और 2 को बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको आसान है, 7 दूनी 14 होता ही है, तो भाई 2 से गुना कर लेते हैं। तो भाई इसको गुना किया 2 से, इसको गुना किया 1 से, अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी। भाई मैं इसको गुना करके नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। भाई किससे गुना किया भाई, 1 मिनट, 2 से, तो 2 दूनी 4 आएगा, तो हमने लिखा यहाँ पे -4x प्लस में 14y माइनस में 2 आएगा। भाई ये आ गया, भाई 2 से गुना करने पर ये आ रहा है। नीचे वाली समीकरण सेम टू सेम रहेगी, मतलब 3x माइनस 14y, भाई 3x माइनस 14y बराबर में कितना है, तो बराबर में दे रखा है -2, तो -2 लिख दिया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस है, और तभी कटेगा जब जोड़ा जाए इन समीकरण को। तो जोड़ने पे साइन नहीं बदलते, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 में -4 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, तो -1 मतलब सिर्फ -x। इसको जोड़ा तो ये कट गया, और इसको जोड़ा तो ये -2 कितना आएगा, -4 आएगा, और यहाँ से x का मान 4 आ गया। चलो भाई ठीक है, x का मान 4 आ गया। इस x के मान 4 को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो किस में रखते हैं भाई, 1 में रख देते हैं। तो हमने रखा भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होगा। तो x का मान क्या है, 4, इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो -2 गुने में 4 प्लस में क्या है भाई, 7y बराबर -1, 7y बराबर में -1 है। ठीक है भाई, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 होगा, वो उधर जाके प्लस होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई 7y बराबर में भाई -1 प्लस में 8 आएगा, और इसको देख सकते हैं भाई 7 बराबर में 7y आ गया, और यहाँ से y का मान 7 को 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 कटेगा, y का मान 1 आ गया। चलो भाई ठीक है, y का मान 1 आ गया और x का मान 4 आ गया, और निकालना क्या था, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। संख्या क्या थी, ये वाली, इसी को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 यहां पर लिखेंगे, तब 2 अंकों की संख्या, भाई तब 2 अंकों की संख्या क्या होगी हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई बराबर में होगा 10x प्लस में y होगा। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं 10 का 10 आ गया, और x का मान क्या है, तो x का मान 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। तो भाई हमने लिखा यहाँ पे 4। ठीक है, प्लस में क्या है, y 1 है, तो y का मान 1 है, तो 1 लिखा, और यहाँ से हम देख सकते हैं 41 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 41 आंसर डन हो चुका है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपका काम ये है कि इसको चेक भी करना है, ये चेक इस बार आप करोगे। ठीक है, हर बार मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, चेक आप भी करोगे कि भाई ये सही है कि नहीं है। हर एक क्राइटेरिया में, मतलब इस 4 1 को दोनों समीकरण में डाल के आपको देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है भाई, ये तो वैसे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही क्वेश्चन ये यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट से खिलाया जाएगा, कि भाई स्टेटमेंट से आपको खेलना आना चाहिए, कि स्टेटमेंट आपको देखे भाई कैसे लिखी हुई है, उसको कैसे हम समीकरण में बदलें। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 18वां है, और इसमें हम देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है भाई 2 संख्याओं में से बड़ी के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया गया। यानी इसमें क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर अब 2 संख्याओं के बारे में बात करें, 2 अलग अलग संख्याएं। तो भाई हमने यहाँ पर मान लिया, भाई हल में आते हैं, यहाँ पे हल लिखा मैंने। इसमें भाई पहले मैंने माना भाई 2 संख्याएं हमारे पास, तो माना कि भाई 2 संख्याएं क्या है, 2 संख्याएं हमारे पास, संख्या x तथा y है।
भाई x और y दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसने कहा है छोटी संख्या बड़े संख्या, छोटे बड़े की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें से एक को बड़ा और एक को छोटा में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं भाई एक को बड़ा और एक को छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर x को मैंने बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया, भाई ये चीज हम मान रहे हैं यहाँ पे। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा जो कहा है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समीकरण बनाने वाले हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई क्या, भाई दो संख्याओं में बड़ी के 3 गुना, बड़ा कौन सा है x, तो x का 3 गुना, ठीक है भाई। जो जो कह रहा है वो लिखते जाओ, बस आराम से समीकरण बनेगी, ठीक है। भाई कह रहा है बड़ी के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया गया, भाई छोटी संख्या से विभाजित किया गया, ठीक है भाई। विभाजित करने पर क्या हो रहा है, तो भागफल 4 है और शेषफल 3 है। अच्छा यहाँ पर देखिए भाई किसी भी संख्या को जब हम भाग करते हैं, कोई भी संख्या जब भाग होती है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि भाई 7 को मैंने भाग किया 2 से, ठीक है भाई, तो ये क्या होता है 2 तिया 6 आता है और ये शेषफल 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये 7 वाली संख्या को भाग किया जा रहा है, ठीक है, इस 7 को भाग किया जा रहा है और ये कैसे बनता है, तो 2 को 3 से गुना करते हैं और प्लस में 1 होता है। क्या ऐसे ही बनता है पूरा पूरा, भाई ये 7 जो है यहाँ आता है, इस 2 को इससे गुना करना होता है, प्लस में शेषफल, यही होता है। सेम चीज को यहाँ पर देखना है हमें, कैसे, तो भाई यहाँ पर क्या है 3x को भाग किया जा रहा है, भाई यहाँ मैंने देखा इसको बटे में ना लिख के इसको कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट में पूरा, भाई 3x को भाग किया जा रहा है, जैसे 7 को भाग किया जा रहा था, लेकिन किससे भाग किया जा रहा है, तो यहाँ पर छोटी संख्या से भाग किया जा रहा है, यानी इसकी जगह क्या है, इसकी जगह छोटी संख्या है, जो कि हमने x माना हुआ था, नहीं y माना हुआ है, छोटी संख्या y माना हुआ था, ठीक है। और इसमें भाग किसको किया गया है, तो भाई 3x को, तो बड़े के 3 गुने को भाग किया गया है, मतलब 3x को भाग किया गया, ठीक है भाई। 3x को जब भाग किया गया तो इसमें भागफल कितना आ रहा है, तो भाई 4 आ रहा है, तो भाई यहाँ पर तो 4 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है 3, तो यहाँ की बात करें तो शेषफल नीचे 3 आ रहा है, भाई ऐसे बन रहा है। यानी इसी को मैं क्या बना सकता हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनाइए, तो 3x बराबर में आएगा 4y प्लस में 3 आ जाएगा, भाई यही आएगा जो अभी फॉर्मेट देखा था उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3x बराबर में 4y प्लस में 3 आ रहा है, भाई ये तरीके, ये हमारा ये भागफल का जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने रख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब ये हमारा पहला समीकरण बन चुका है, ये पहला समीकरण बन चुका है। इसको और थोड़ा सा ढंग से करना है तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 3x माइनस 4y बराबर में 3, और ये फर्स्ट समीकरण बन गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, यदि छोटी संख्या के 7 गुना, अब की बार दूसरी बात कर रहा है, क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या का 7 गुना, यानी 7 गुना कर दिया हमने छोटी संख्या, मतलब y को कर दिया, ठीक है। छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से भाग देने पर, यानी अब बड़ी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को यहाँ रखा, भाग देने पर भागफल 5 है तो इसके साथ 5 गुना होगा, यानी मैंने यहाँ 5x लिख दिया, ठीक है। प्लस में शेषफल आएगा, शेषफल कितना है 1 है, तो शेषफल 1 लिख दिया। यहां से ये समीकरण बन पा रही है हमारी, जो हमने इसमें सेकंड स्टेटमेंट में कहा है, ठीक है। अब यहां से समीकरण बनाया हमने, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, तो 7y माइनस में 5x बराबर में 1 आ गया, भाई ये चीज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहां पर भी यही है, वो भी 2 समीकरण आ चुके हैं, दोनों को हम एक बार में हल करते हैं। तो यहां पर मैंने लिया समीकरण 2, अब इसको हमने लिखा भाई समीकरण 1 तथा 2 में, भाई समीकरण 2 हमारे पास है, समीकरण 1 तथा 2, यानी दोनों को साथ में लिखेंगे। लिखने का मतलब क्या से लिखा हमने, तो ये लिखा भाई 3x, समीकरण 1 लिखा 3x माइनस में 4y, माइनस में 4y और बराबर में 3 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरे समीकरण को लिखेंगे तो क्या करते हैं ना, x के नीचे x को लिखेंगे, यहां लिख सकता हूं मैं कैसे, माइनस 5x प्लस में 7y, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसे, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इनमें x या y को बराबर करते हैं, और वो कैसे होगा बराबर, तो भाई यहाँ पर x के साथ जो उसके साथ गुणांक है उसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तभी हो सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 5 के पहाड़े में 3 आता है, तो हम इन्हीं को आपस में गुना करेंगे। तो गुना करने का मतलब यहाँ पर मैंने कर दिया भाई इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना, भाई ये कर दिया हमने, ठीक है। पहले को 5 से गुना और दूसरे को 3 से गुना कर दिया। अब देखते हैं क्या बनेगा ये, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं भाई क्या चीज है, तो भाई इन दोनों समीकरण को जैसे 5 से हमने पहले को गुना किया, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, मतलब यहां पर हमारे पास आ गया है, 1 मिनट, 5 तिया 15x प्लस में भाई 5 को गुना किया 15x, और माइनस में 5 चौक 20 आएगा, तो भाई लिख दिया भाई माइनस में 20y और बराबर में 15,
भाई ये चीज़ आ गया। भाई हमने क्या किया है, 5 से जब गुना किया तो 5 तिया 15 आ रहा है, 5 चौक 20 आ रहा है और 5 तिया 15 आ रहा है। डन, ठीक है। इस 3 से गुना किया तो 5 तिया 15 आएगा, 7 तिया 21 आएगा, तो ये भी लिख देते हैं भाई। भाई यहाँ पर देखा 5 तिया 15 आ गया, ठीक है, और प्लस में 7 तिया 21 आ गया, ठीक है, और साथ में क्या है भाई, और साथ में 3 एकम 3 भी आ गया, ठीक है। इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे भाई, इन दोनों समीकरण को जोड़ा गया, यानी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ भाई, ये जो समीकरण हमारे पास, इसको मैंने मान लिया 3 और इसको मान लिया 4, ठीक है। ये 3 और 4 गुणा करने के बाद 3 और 4 समीकरण जो आई है, इसको हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया, समीकरण 3 में जोड़ा गया चौथे को, ठीक है। जोड़ने में क्या होगा भाई, यहां देख सकते हैं भाई, जोड़ा क्यों हमने, क्योंकि अपोजिट जो सेम संख्या है ना, वो अपोजिट साइन वाले हैं, अलग अलग साइन है इसके, मतलब एक प्लस और एक माइनस है, जो सेम वाला है वो अलग अलग है। तो इसको काटने के लिए, ये कटेगा तभी जब इनको आपस में जोड़ा जाएगा। अगर घटाते हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, भाई कटेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को जोड़ा तो ये चीज तो कट गई, फिर प्लस 15 माइनस 15 दोनों आपस में जुड़ेगा तो वो 0 हो जाएगा। इसमें जब जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा भाई 1y आ जाएगा और यहाँ पर ये 18 आ जाएगा। इससे हम देख पा रहे हैं y का मान 18 आ गया। डन। अब इस y को उठाकर हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, पहले में या दूसरे में, भाई यहाँ छोटे समीकरण उसमें रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ किसका नाम मान, y का मान 18 रखता हूँ इसके अंदर समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। y के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो 1 की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 3x माइनस में 4y, यानी 3x माइनस में 4 गुने में 18 आ रहा है। बराबर में क्या है भाई, तो बराबर की बात करें तो बराबर में 3 है, तो हमने लिखा यहाँ पर 3, तो भाई आ गया 3। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 3x तो ठीक है, 18 चौक कितना होता था, 18 दूनी 36 दूनी 72, मतलब 18 चौक 72 होता है। अब इस माइनस 72 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये आ जाएगा भाई 3 प्लस में 72 आएगा, ठीक है। अब x का मान निकालो तो ये तो आ रहा है 75 और यहाँ से 3 जो है नीचे भाग में आएगा और 3 से इसको भाग कर दिया 25 पे कट रहा है, यानी ये 25 आ गया। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या निकल गया हमारे पास, तो x का मान 25 आ गया, ठीक है भाई। x का मान 25 आ गया और y का मान 18 आ गया। और हमने शुरू में जो माना था, क्या माना था भाई, x बड़ा और y छोटा, क्या हमारा ये सही आ रहा है, x बड़ा और y छोटा है, तो भाई बिल्कुल है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। उसके बाद जो सिचुएशन, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर हमारा आ जाता है, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई चेक की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, x 25 है और y 18 है। इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में ये कहा था भाई बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना जो है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 3 ज्यादा है, यही कह रहा था। या फिर इसने कहा था बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया गया था, तो भाई मैं वही करता हूं, बड़ी संख्या के 3 गुने को विभाजित क्या है छोटी संख्या से, ठीक है। तो इससे कितना आ रहा है, तो इससे हमारे पास आ रहा है कितना भाई, विभाजित करने पर 4 भागफल आ रहा था और 3 शेषफल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है भाई भागफल 4 है और शेषफल 3 है, ये आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पर हमने देखा 25 या 75 बटे में 18 है, ठीक है। इसको जब भाग करोगे तो कितना होता है, 18 चौक 72 होता है। भाई यहाँ पर मैं भाग करता हूँ इसको 75 को 18 से, तो 18 चौक 72 होता है, बचा 3। तो देख रहे हो 4 भागफल और 3 शेषफल आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। वही अगर मैं सेकंड सिचुएशन को देखूं, सेकंड सिचुएशन में क्या कहा गया था भाई, इसमें कहा गया था छोटी संख्या का 7 गुना है और उसको भाग किया गया बड़ी संख्या से, मतलब छोटी संख्या के 7 गुने को भाग किया गया है बड़ी संख्या से, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है, इससे हमारे पास आ रहा है भाई भागफल 5 है, भागफल 5 और शेषफल 1 आना चाहिए। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ हमने देखा तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको मैंने भाग किया तो ये आ रहा है 7×8 56 का 6 हासिल 5 और 7 × 7 5 12 126 आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको हम भाग कर रहे हैं 25 से, तो 25 से भाग करेंगे तो 25 पंचे 125 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है। तो भागफल 5 आया और शेषफल 1 आया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई किया और ये भी किया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा ऐसे ही रफ के अंदर हमें करना था, बाकी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर निकाल लिया। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये पेपर में नॉर्मली आता था तो भाई आता है, आया है कई बार, तो जब भी आता है तो भाई उस कंडीशन में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होते।
लेकिन आपने ये क्वेश्चन अब ये कर लिया है, और अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में आप तो इसको बड़े प्यार से कर लोगे। तो बस करना आपको ये है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अभी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज भूल भी सकते हो आप, इसलिए खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, तभी आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ओके, चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं फाइनली बताना चाहता हूं भाई, इसके बाद अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, मतलब आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, स्टेटमेंट टाइप के किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने दो अंकों वाली संख्या के बारे में पढ़ा और अंकों के अंतर के हिसाब से भी क्वेश्चन देखे। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, जो हमने 2 अंकों वाली संख्या थे, तो उसके जितने वेराइटीज बन सकते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास को भी देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होंगे, जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आएंगे, वो बड़े क्वेश्चन आएंगे। बड़े मतलब भाई किसी बोर्ड में अगर मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो 4 का ही आएगा, ठीक है, और अगर किसी बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो 6 का भी आ सकता है। तो भाई इससे पता लगता है भाई कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई उसमें जरूर क्लास अटेंड करनी है आपको, वीडियोज को बिल्कुल कंपलसरी देखना है। ओके, चलो, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट में क्या खास बात है, क्या आपकी सुविधाओं के लिए, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं, कोई पेमेंट ही नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे इसको कैसे स्टडी करना है तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी नीचे बहुत से सेक्शंस यहाँ पर है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बहुत से सेक्शंस हैं। यानी इनमें से कोई भी कोर्स आपको करना है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कोई भी अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको जस्ट इस पर क्लिक करो और पूरा कोर्स आपके सामने अवेलेबल रहेगा, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ भाई इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पूरे को डीपली मतलब पूरा स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जहाँ पे देखा आपने कि भाई अगर आप हिंदी मीडियम में, जैसे आप हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और 10वीं पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे भाई 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई सारे टीचर्स हैं। अगर आपको इसमें किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उस विषय के टीचर्स के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और कंप्लीट कोर्स आपके सामने। ओके, और वो कैसे, तो फॉर एग्जांपल आपको मान लो मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, इन चैप्टर्स में है क्या, तो इन चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे किसी भी चैप्टर्स पे, तो वीडियोस की लिस्ट पूरी खुल जाएगी, और उस लिस्ट में आप देखोगे सबसे पहले आपको मिलेगा भाई उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, जो कि उसकी बारीकियों से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक पूरा उसके बारे में समझाया गया है। ओके, कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका लूज ना हो। ओके, चलो भाई, उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है, जिसमें कि आपके पास उदाहरण हो गए, प्रश्नावली हो गए, प्रमेय हो गए, हर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया गया है। ओके, और उसके बाद 1 शॉट वीडियो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहते हो भाई एक वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो भाई ऐसे वीडियोज़ भी उस चैप्टर के वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद उसके MCQs, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। यानी अब आपको बाहर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो भाई इसका फायदा उठाइए। आपको करना बस यही है, बस इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट आएगी, जो भी वीडियो देखना है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते के साथ आपके सामने इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई इनका फायदा आप उठाइए, ठीक है। आप इन चीज़ों का अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ये तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, अगर आपको भी फायदा मिल रहा है तो उनको भी फायदा मिले, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात के साथ हम करते हैं सेशन को समाप्त। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।